Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the new chapter of our NCERT, that is Neural Control and Coordination. और स्टूडेंट इसके साथ साथ हमको 12th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी सिलेबस पढ़ना है। तो हमारी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो न्यू बुक है बायोलॉजी की, उसमें जो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसमें नर्वस सिस्टम और हमारा हार्मोनल सिस्टम दोनों को कलेक्टिवली एक ही चैप्टर में मेंशन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन चैप्टर्स को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इसका स्टडी करेंगे ताकि स्टडी करने में भी अच्छा हो और इसके साथ साथ हमारा जो एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो भी हमारा मिस नहीं हो पाए। तो हम दोनों कंटेंट को साथ साथ ले लेके स्टडी करेंगे क्योंकि हमें नीट एग्जाम को भी क्रैक करना है और इसके साथ साथ हमको एकेडमिक एग्जामिनेशन को भी क्रैक करना है। हमने अपने पुराने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, एकेडमिक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर पाते। इसके बाद जब एकेडमिक एग्जाम का जब टाइम आता है तो उस समय उनका जो कॉन्फिडेंस है एकेडमिक एग्जाम को लेकर तो वो खत्म हो जाता है। ऐसे में हमें जरूरत इस बात की है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, एक कनेक्टिविटी मेंटेन करके अपना अभ्यास करना है। तो हमने अपने जो लेक्चर्स हैं वो इसी तरह से डिजाइन किए हैं कि आपका एकेडमिक एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो जाए और उसके साथ साथ आपका जो नीट एग्जामिनेशन है उसका भी प्रिपरेशन हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपना ये चैप्टर। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी जो नीट की पुस्तक है, हमारी जो एनसीईआरटी पुस्तक है, उसका हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके साथ साथ हमारी जो बोर्ड की जो पुस्तक है उसका हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं, अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं ये केवल बोर्ड की पुस्तक का ही कंटेंट है। तो हमारे स्क्रीन पर मैंने कुछ लोगो दिए हुए हैं नीट का, एचएससी का, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो कंटेंट दिया जा रहा है आपके सामने आ रहा है वो नीट का कंटेंट है कि बोर्ड का कंटेंट है कि दोनों का कंटेंट है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी डिस्कस अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम यदि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो उनका तो बॉडी, उनमें तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके लाइफ प्रोसेस भी बहुत सिंपल होती हैं। तो वहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का तो कोई इश्यू आता ही नहीं है। इश्यू कहां आता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर्स के अंदर जो बॉडी है वो बॉडी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम में डिवाइडेड होती है। तो यहां पर पूरी की पूरी जो लाइफ की इंटायर प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, उनके ऊपर कोऑर्डिनेशन करना और बॉडी के अंदर एक होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखना। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, होमियोस्टेसिस का मतलब होता है यूनिफॉर्मिलिटी इन बॉडी। तो वो मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इट बिकम क्लियर। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर, दोनों के अंदर हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। दोनों के अंदर हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म देखने को मिलती है। अब प्लांट्स के रिगार्डिंग बात करें तो इनमें बेसिकली जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो देखने को मिलता है वो केमिकल सिग्नल्स के थ्रू हमें देखने को मिलता है और इन सिग्नल्स के इन्फ्लुएंस में प्लांट्स के अंदर जो है मूवमेंट्स दिखाई देती हैं, जैसे कि फोटोट्रॉपिक, केमोटैक्टिक और थिग्मोटैक्टिक टाइप की जो मूवमेंट्स हैं वो इसी तरह से देखने को मिलती हैं। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो कौन सी नई नई चीजें आ गई, अभी तक तो हमने प्लांट्स में ये पढ़ा ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये हमने
बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। यदि आपने बोर्ड की पुस्तक पढ़ी है तो उसमें ये सब चीज दी हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं। देखिए, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड द लाइट सोर्स। हम देखते हैं ना कि प्लांट्स जो होते हैं उनके जो शूट एपेक्स होते हैं वो लाइट एपेक्स की तरफ मूव कर देते हैं। तो इसी फिनोमिना को हम जो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो कि यह मूवमेंट जो है इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीन हार्मोन देखने को मिलता है। दूसरा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लांट विद द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल्स। अब हम देखते हैं कि प्लांट से मान लीजिए किसी एक साइड में वाटर सोर्स है। हम देखते हैं प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो वाटर सोर्स के साइड में मूव कर जाती हैं। तो यहां पर ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? ये केमिकल के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। इसे हम हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का मूवमेंट है वो है हमारा थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट। मतलब कि यहां पर किसी मैकेनिकल कांटेक्ट में आने की वजह से प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट होता है। ऐसा आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट्स के अंदर, जिसे मिमोसा या हम टच मी नॉट प्लांट्स के नाम से जानते हैं, उसमें आपने इस तरह का मूवमेंट्स देखा होगा। ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, ये तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। अब हमारे जो एनिमल्स हैं, स्पेशली हमारे जो हायर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, इनमें क्या हुआ है कि जब भी इवोल्यूशन हुआ है तो ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी जो है देखने को मिलती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। मतलब यहां पर आपको जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल एज वेल एज केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह का आपको जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हायर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा। तो अभी हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से हुआ है, डिफरेंट एनिमल ग्रुप में किस तरह से हुआ है, और फाइनली इसके बाद हम ह्यूमन में किस तरह का जो है न्यूरल सिस्टम होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में, क्योंकि एनिमल किंगडम में सबसे प्रिमिटिव, सबसे ओल्ड जो फाइलम है वो है हमारा फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के ऊपर हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें जो है जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव एनिमल फाइला है। ठीक है। अब यहां पर आप अच्छी तरह जानते हो कि सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ना तो यहाँ पे टिश्यू देखने को मिलता है, ना ऑर्गन देखने को मिलता है, और ना ही ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। और इवन एनिमल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो दे लेकिंग द नर्वस सिस्टम। ओके, इट बिकम क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी जो है ये किस तरह से अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। हाउएवर, टू ब्रिंग अबाउट द इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बॉडी, दीज मल्टीसेलुलर एनिमल शो द डिवीजन ऑफ लेवल अमंग द सेल। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है किसके अंदर, फाइलम पोरीफेरा के अंदर, वो कहां देखने को मिलता है? सेलुलर लेवल पे देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म जो किया जाता है वो सेल्स के थ्रू किया जाता है। अब जैसे हमारी बॉडी में देखिए डाइजेशन के लिए डाइजेस्ट सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, मूवमेंट के लिए हमारे स्केलेटल सिस्टम एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम, इसकी वजह से हम मूवमेंट और लोकोमोशन कर पाते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से अब ये जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो यहां पर हम देखते हैं कि डिफरेंट साइज टाइप की जो सेल्स हैं वो डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि यहां पर एक कोइनोसाइट सेल्स होती हैं, तो फूड कैप्चरिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। डाइजेशन जो होता है यहाँ पर वो इंट्रासेल्युलर टाइप का होता है, और डाइजेशन जो है कोइनोसाइट सेल्स में ही होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं। कौन सी सेल?
टोटिपोटेंट सेल होती हैं एक तरह की, जिनका नाम है आर्कियोसाइट सेल्स। वो किसी भी सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर पोरोसाइट सेल्स होती हैं जो पोर बनाने का काम करती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी है, मतलब यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कार्य का विभाजन, डिवाइडेशन ऑफ वर्क जो देखने को मिलता है वो सेलुलर लेवल पर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि स्पेशल टाइप की जो सेल्स हैं जो क्या काम करेंगी, डाइजेशन का काम करेंगी, रेस्पिरेशन का काम करने के लिए, एक्सक्रीशन का काम करने के लिए और अदर एक्टिविटी के लिए आपको स्पेसिफिक टाइप की यहाँ पे सेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब जब हायर एनिमल का फॉर्मेशन हुआ है फाइलम पोरीफेरा से, तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी में सेलुलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल आया है, ऑर्गन लेवल आया है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल हमको देखने को मिला है। ठीक है। जब इस तरह से डेवलपमेंट होता गया तो फिर क्या हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की समस्या क्रिएट हो गई। मतलब जब बॉडी का साइज बढ़ा, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, तो बॉडी के सभी पार्ट एक रिदम में काम कर सकें, एक प्रॉपर तरीके से कंट्रोल मैनर में काम कर सकें, इसके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता तो होगी। ठीक है। इट बिकम क्लियर ना, ये समझ में आया ना बेटा आपको? तो इसके साथ साथ इन्वायरमेंट से जो स्टिमुली मिलते हैं उनको परसीव करने के लिए, उनके लिए रिस्पॉन्स देने के लिए एक वेल डेवलप्ड सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई। जब इस तरह की आवश्यकता महसूस हुई, जब रिक्वायर्ड फील हुई इस तरह की, तब क्या हुआ, एनिमल्स में पहले तो न्यूरल सिस्टम डेवलप हुआ। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो फिर हम देखते हैं कि हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसे हम हाइड्रा के नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल से और प्लेनेरिया के नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम ये समझ पाएंगे कि किस तरह से नर्वस सिस्टम का एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोअर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम को लेकर डिस्कस करेंगे। हाइड्रा के अंदर जो कि फाइलम निडेरिया या सिलेंटेटा का मेंबर है, और प्लेनेरिया जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है। ठीक है। तो उसमें हम नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में डिस्कस करेंगे कि न्यूरल कंट्रोल किस तरह का होता है, ये किस तरह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स के माध्यम से हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है, और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से केमिकल मैसेंजर के माध्यम से हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमारा नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू कंट्रोल कर रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल मैसेंजर के थ्रू हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। तो फर्दर जो डेवलपमेंट में हायर डेवलप एनिमल के अंदर दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम इस तरह से डेवलप हो गए, जिसमें इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू रेगुलेशन किया जा रहा है। वो सिस्टम कौन सा हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, और जिसमें केमिकल मैसेंजर के थ्रू बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है वो सिस्टम कौन सा हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए हमारे बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें नर्वस सिस्टम का स्टडी किया जाता है, उसे हम न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसी तरह से हमारे बायोलॉजी का एक ब्रांच और है जिसमें कि इन केमिकल मैसेंजर जो हायर एनिमल की बॉडी में देखने को मिलते हैं उनका स्टडी किया जाता है। इसे हम एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं। आजकल ये देखा गया है कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जब ये इंटर रिलेटेड है तो इन दोनों की कलेक्टिव स्टडी भी की जाती है, और जब इन दोनों की साथ साथ स्टडी की जाती है तो उसे हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, मतलब कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों के साथ साथ जो स्टडी होगी ना स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। देखो न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनो मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों का साथ साथ स्टडी होगा तो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। नर्वस सिस्टम की स्टडी न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम की स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, इट बिकम क्लियर। तो अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा। भाई हाइड्रा में कैसा नर्वस सिस्टम होता है तो देखते हैं। देखो सबसे पहली बार नर्वस सिस्टम का ओरिजिन, नर्वस सिस्टम तो देखने को नहीं मिलता हाइड्रा में,
पर नर्व सेल सबसे पहली बार हमें कहां देखने को मिलती हैं? फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा में देखने को मिलती हैं। और फाइलम सिलेंट्रेटा का सबसे कॉमन मेंबर कौन सा है? हाइड्रा। इसे हम वाटर सरपेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि इस फाइलम से सबसे पहली बार नर्वस सिस्टम का मिलना चालू हो रहा है, तो इसमें जो नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा वो सबसे प्रिमिटिव लेवल का होगा, सबसे आदिम टाइप का, सबसे पुराने टाइप का नर्वस सिस्टम यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो निडेरियंस हमारा फर्स्ट पहला ऐसा एनिमल ग्रुप है जिसमें आपको सबसे सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। अब इसके नर्वस सिस्टम में आता क्या है? इसके नर्वस सिस्टम में सेंसरी सेल्स आते हैं और नर्व सेल्स आते हैं। ठीक है, और इनसे एसोसिएटेड फाइबर्स आते हैं। इट बिकम क्लियर? अब सामने इस डायग्राम को जरा देखिए, आप देखेंगे कि इसके जो नर्व सेल्स होते हैं तो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर जो है स्केटर्ड फैले हुए रहते हैं। दिख रहा होगा आपको। ये एक दूसरे से जो है सिनेप्स के माध्यम से, मीडियम से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सिनेप्स क्या होते हैं? सिनेप्स नर्व सेल के जंक्शन को बोला जाता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो नर्व सेल्स होते हैं, देखो नर्व सेल्स आपस में मिलकर जो है, देखो एक पूरा का पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरह के दो नर्व नेट होते हैं जो सेलेंटेट्स की बॉडी में देखने को मिलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारे सेलेंटेट की जो बॉडी होती है वो सैंडविच की तरह होती है। मतलब बॉडी में दो लेयर वाली बॉडी होती है। ठीक है, एक आउटर लेयर होता है जिसे हम एपिडर्मल लेयर के नाम से जानते हैं। जरा देखो, ये आपको दिखेगा ना सैंडविच जैसा जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो एक्चुअली जितने भी सेलेंटेट्स होते हैं, निडेरियंस होते हैं, इनकी बॉडी वॉल में दो लेयर होते हैं। एक तो आउटर लेयर जिसे हम एपिडर्मल लेयर के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा एंडोडर्मल लेयर जिसे कि हम गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए एंडोडर्मल जो लेयर दिख रहा है ना, इसे हम गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे दो नर्व नेट हैं। ठीक है, अभी दो नर्व नेट कहां है? दो नर्व नेट इन दोनों लेयर्स के बीच के जंक्शन पे। एक्चुअली क्या होता है कि सिलेंटेट्स की बॉडी में इन दोनों लेयर्स के बीच में कौन कौन से दो लेयर? आउटर साइड में हमारा हो गया एपिडर्मल लेयर, और अंदर की साइड में कौन सा हो गया? अंदर की साइड में हो गया हमारा गैस्ट्रोडर्मल लेयर। और इन दोनों के बीच में एक सेलुलर जेलेटिनस मटेरियल भरा हुआ रहता है जिसे कि हम मीसेग्लिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीसेग्लिया। तो इस मीसेग्लिया में आपको दो नर्वनेट दिखाई देंगे, एक तो एपिडर्मल साइड में दिखाई देगा और दूसरा गैस्ट्रोडर्मिस साइड में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये नर्वनेट जो होते हैं बॉडी पे सिंपल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो समझ में आ गया ना? तो देखिए आप डायग्राम को देखिए किस तरह से नर्वनेट फैला हुआ है एनिमल की बॉडी पे, वो आपको दिख रहा होगा। और देखिए ये बॉडी के अंदर उसके दो लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है जिसे हमने एपिडर्मल बोला, और यहाँ पर ये एंडोडर्मिस लिखा हुआ है, इसी को हम गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर एक कैविटी है, सिलेंटेट्स की बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है इसे हम सिलेंट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये देखिए ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, यहाँ पर इसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। और हाइड्रा के अंदर इस तरह के जो है टेंटाकल्स निकले हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमारा हाइड्रा का बॉडी होता है। तो आई थिंक आपको किस तरह का नर्व स्ट्रक्चर हाइड्रा की बॉडी में देखने को मिलता है ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारे सीबीएसई में, एनसीईआरटी में नहीं है, ये केवल आपके बोर्ड की पुस्तक में मेंशन। अब देखिए ये जो सेल्स है, नर्वनेट है हमारा, ठीक है, पूरे के पूरे जो है इस नर्वनेट के अंदर क्या है? एक तो नर्व सेल्स है और दूसरा इसमें सेंसरी सेल्स है। और ये कहां प्रेजेंट है? ये पूरी एंटायर बॉडी वॉल प्रेजेंट है, उसके टेंटाकल्स पर प्रेजेंट है। बट यहाँ न तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है और न ही सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, केवल नर्व सेल और सेंसरी सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब एक फाइबर के थ्रू कनेक्टेड है, पर यहाँ पे हमें ना तो सेंसरी नर्व देखने को मिलेंगी, ना यहाँ पर हमें मोटर नर्व देखने को मिलेंगी। ठीक है ना?
क्योंकि यहाँ पर सिविलाइजेशन ही नहीं है, कोई सिरी नहीं है, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नहीं है, तो डायरेक्शन जो है इंफॉर्मेशन को सेंड करने की कहीं देखने को ही नहीं मिलेगी। एक्चुअली ये जो होते हैं, इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो केवल इनमें एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं, जिनके ऑफेंस और डिफेंस के लिए होती हैं, जिन्हें हम नीडोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। तो उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं नर्व सेल। जैसे यदि इन सिलेंडेड एलिमेंट को कहीं कोई भी टच करता है तो तुरंत वहां से वो हमारी जो नीडोब्लास्ट सेल्स है उसे भी डिस्चार्ज कर देते हैं। ये जब भी प्रे इसके पास में आता है तो नीडोब्लास्ट सेल्स होती है वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? ये नर्व सेल्स की वजह से पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, इट बिकम क्लियर। तो देखिए, तो यहां पर हम क्या देखते हैं? द नर्व इंपल्स शो नो पोलैरिटी और डायरेक्शन, इट बिकम क्लियर, क्योंकि ब्रेन ही नहीं है, कोई यहां पर सेंटर ही नहीं है नर्व सिस्टम का, तो डायरेक्शन क्या होगी? तो thus in the hydra activation of sensory cell can happen at any point, and from this point impulse can be carried through the body in any direction but bring the movement of the body or tentacles catching the prey during the feeding। ठीक है, तो मैंने जो बताया वही बात मेंशन है कि वही यदि आप इसे टच करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इम्पल्स जो हो रहे हैं, ठीक है, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे कि भाई बॉडी को पता पड़ जाएगा कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे किसी ने टच किया है, और वो पॉइंट जहां पर टच होगा वो पॉइंट सेंसिटाइज होकर वहां पर जो है निमेटोसाइट सेल्स को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी में हमें नहीं जाना है, हमें केवल इतना याद रखना है कि इसमें बड़ा प्रिमिटिव टाइप का नर्व सिस्टम है। नर्व सिस्टम तो है नहीं, नर्व सेल्स और सेंसरी सेल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो आपस में जो है एक फाइबर्स के थ्रू कनेक्टेड है और इस तरह से नर्व नेट बना हुआ है। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है जो आपको हाइड्रा के अंदर देखने को मिल रहा है। इट बिकम क्लियर। और किसमें हेल्प करता है? ये निमेटोब्लास्ट सेल के डिस्चार्जिंग में हेल्प करता है, और इस तरह से ये एनिमल के कैप्चरिंग ऑफ प्रे में हेल्प करता है। इट बिकम क्लियर। अब इसके बाद हम देखिए, तो इस तरह से इसमें जो है हाइड्रा में हम देखते हैं कि बड़ा डिफ्यूज टाइप का जो है नर्व सिस्टम है। बट एनिमल किंगडम में सबसे पहली बार जो नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन दिखाई देता है वो यहीं से दिखाई देता है। इसी तरह का नर्वस सिस्टम हमें टीनोफोरा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम इन द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया प्लेटीहेलमिन्थेस का एक मेंबर है, प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम का, और ये बेसिकली फ्रेश वाटर सोर्सेस में देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थेस को हम बेसिकली फ्लैटवर्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो उनका बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये आपको देखो सामने जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, प्लेनेरिया पानी के अंदर मूवमेंट करता हुआ। तो इसी तरह से गंदे पानी के अंदर रहता है प्लेनेरिया, दिख रहा है ना आपको, बहुत ही छोटा सा एनिमल दिखाई दे रहा है ना। तो हमने जब माइक्रोस्कोप में देखा था तो गंदे पानी को हमने माइक्रोस्कोप में रख के देखा तो उसमें कुछ इसी तरह के जो है प्लेनेरिया ढेर सारे मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ बच्चे तो बोले कि सर ये प्लेनेरिया नहीं है, तो लौंग दिख रही है हमको। लौंग पान सुपारी में खाने वाली लौंग है ना, उसके जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। अच्छा, अब इसमें आप देखिए ये हमारा प्लेनेरिया जो है, अब इसके नर्वस सिस्टम को देखो, आप देख रहे हो ना इसका नर्वस सिस्टम। हम यहीं पे नर्वस सिस्टम को पूरा समझ लेते हैं। आप देखिए इस प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम। इसमें एक बात बताओ मेरे को, इस नर्वस सिस्टम में आपको दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिख रहे, कौन कौन से? एक तो देखो, एक तो नर्व कॉर्ड ये वाला दिख रहा है आपको, और दूसरा नर्व कॉर्ड ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पे दो नर्व कॉर्ड दिखाई देते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिखाई देते हैं। और प्लेनेरिया के ये देखिए हेड वाला रीजन, अब यहाँ पे हेड बन गया है।
हेड इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे नर्वस सिस्टम देखिए बहुत ज्यादा डेंस हो गया ना, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे अधिक दिखाई दे रहा है नर्वस सिस्टम। तो जहां पर नर्वस सिस्टम की नर्व सेल्स के न्यूरॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसी पार्ट को हम ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या बोल सकते हैं, दिख रहा है ना ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम उल्टे इनवर्ड यू टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा थिक स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसे हम बोलेंगे, इसको हम जो है इसका ब्रेन मानते हैं। और हम देखते हैं, देखो नर्वस सिस्टम का इस तरह से सेंट्रलाइजेशन होना यहां से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो सिफिलाइजेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट हेड, वो हमको प्लेनेरिया से मिलना चालू हो जाता है। इसके पहले आपने साइकोन को देखा, स्पॉन्जिस को देखा, उसमें आप बता सकते हो कि हेड वाला पोर्शन कौन सा है? आपने स्पंजेस देखे, स्पंजेस के बाद आपने जो है सिलेंटेड एनिमल्स को देखा। अब सिलेंटेड एनिमल में जेलीफिश जैसे एनिमल में आप देख के बता सकते हो कि इसका हेड किधर है। तो हेड वाला जो पोर्शन है वो सबसे पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है, मतलब ब्रेन सबसे पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थेस एनिमल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब जहां पर भी नर्व में आपको छोटे छोटे स्वेलिंग दिख रहे हैं ना, इन स्वेलिंग को हम जो है, ये जो स्वेलिंग होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये दिख रहे हैं ना ये स्वेलिंग, इनको हम गैंग्लिया के नाम से जानते हैं, GANGLIA, गैंग्लिया के नाम से जानते हैं। तो गैंग्लिया क्या हो गया, जैसे कि एक धागे में गांठ लगा दो, तो गांठ वाला पोर्शन कैसे दिखाई देगा आपको, अदर साइड के कंपेयर में थोड़ा सा स्वेल दिखाई देगा ना। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर जरा देखो, ये जो दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये थोड़े से स्वेल से दिख रहे हैं ना, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, गैंग्लिया। ठीक है, और ये काफी यहाँ पे थिक दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया, इसका ब्रेन हो गया। और इसके क्या है, यहाँ पर रेड कलर के दो आई स्पॉट हमें देखने को मिलते हैं इसमें प्लेनेरिया के अंदर। तो ये नर्व कॉर्ड, कुछ नर्व ऐसे भी हैं जो कि इन दोनों नर्व कॉर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम कमीसर के नाम से जानते हैं, COMMISSURE, कमीसर के नाम से जानते हैं, या इन्हें हम ट्रांसवर्स नर्व के नाम से जानते हैं। तो जो दो नर्व कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करने वाले छोटे छोटे नर्व्स हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए आगे वाले पोर्शन में यू शेप का दिख रहा है आपको, इसका ब्रेन दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, इसका ब्रेन दिख रहा है। अब एंटीरियर रीजन में देखिए, एंटीरियर साइड में आप क्या देखेंगे यहाँ पर, कि वेंट्रल साइड में आप देखेंगे कि आपको ईच एंड एवरी गैंग्लिया से 9 प्रोजेक्टेड छोटे छोटे आपको यहाँ पर जो है आप देखेंगे, आपको नर्व्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो ईच गैंग्लिया हो गए ब्रेन के, और यहाँ से 9 जो है इस तरह के प्रोजेक्टेड आपको वेंट्रल साइड में, आगे की साइड में प्रोजेक्टेड क्या दिख रहे हैं आपको, नर्व दिख रहे हैं। ठीक है, और पीछे की साइड में क्या है, इसमें से 2 नर्व कॉर्ड इस तरह के निकले हुए हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये देखो, ये ब्रेन और ये इसके 2 नर्व कॉर्ड दिख रहे हैं ना, ये 2 नर्व कॉर्ड, ये ब्रेन और इसके 2 नर्व कॉर्ड, ये आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, CNS का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो बना दिया इसका CNS। और ये क्या हो गया, ये दिख रहे हैं ना ये दो, ये क्या दिख रहे हैं इसके, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बीच में जो है ट्रांसवर्स नर्व जो है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सीढ़ियों की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो हम बोलते हैं कि प्लेनेरिया में प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। इसमें कैसा नर्वस सिस्टम होता है, प्रिमिटिव टाइप सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो बॉडी के किस साइड में है, देखो जितने भी इन्वर्टिब्रेट होते हैं उसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर भी कैसा प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। इसमें क्या क्या होता है, इसमें यू शेप ब्रेन होता है CNS के अंदर, और 1 पेयर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। ठीक है, ब्रेन कहां प्रेजेंट होगा,
ब्रेन बॉडी के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ईच एंड एवरी गैंग्लिया से ब्रेन के क्या निकले हैं, 9 ब्रांच टूवर्ड द आउटसाइड निकली हुई हैं, ये यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है। और पीछे की साइड में वेंट्रल साइड में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड, 1 पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकले हुए हैं। ये दो नर्व कॉर्ड होते हैं, ये ट्रांसवर्स नर्व से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरह से पूरा का पूरा लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट्स? लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रिमिटिव और लैडर लाइक होता है। लैडर मतलब कि एक तरह से ये लैडर का मतलब होता है कि सीढ़ियों के नुमा, देख रहा है ना, पूरा का पूरा सीढ़ी नुमा दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। अब इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जो भी नर्व बाहरी साइड में निकल रही हैं, ये इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। तो इससे ढेर सारी सेंसरी सेल इस नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होंगी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएंगी? ढेर सारी सेंसरी सेल्स आएंगी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फैली हुई हैं। इसके अलावा इसमें जो है आपको आई स्पॉट दिखाई देंगे ना, ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल साइड में इसका ब्रेन भी होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये सेंसरी सेल्स हैं, आई स्पॉट इसके, जो लाइट के लिए सेंसिटिव हैं। इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर लाइट के लिए सेंसिटिव होना और इमेज फॉर्मेशन होना दोनों में अंतर है क्या? तो यस स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस है। आपकी आई प्रॉपर होंगी तो आपके आंखों में इमेज बनेगा। जैसे हमारी आंखों में इमेज बन रहा है, हम चीजों को देख सकते हैं। तो ये हो गया विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आंख आप बंद किए हुए हो और कोई टार्च आपकी आंखों पे बंद चालू कर रहा है, तो आपको परसीव कर लेते हो कि हाँ टार्च चालू हुई, थोड़ा रेडिश सा दिखने लगा आंखों पे, और टार्च बंद हो गई तो फिर वापस ब्लैक ब्लैक सा दिखने लग गया। तो ऐसे में क्या है कि आपके ये स्ट्रक्चर कैसे हो गए? लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर हो गए। तो मतलब समझिए, प्लेनेरिया में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे स्ट्रक्चर हैं? लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया आपको, हाइड्रा समझ में आ गया, प्लेनेरिया समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह का नर्वस सिस्टम हमारे अर्थवर्म में भी होता है, और इसी तरह का नर्वस सिस्टम, इससे थोड़ा और डेवलप नर्वस सिस्टम हमें ग्रासहॉपर या कॉकरोच में भी देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली न्यूरॉन्स से मिलकर बना है, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू इंटायर सिस्टम में स्प्रेड होती है, ठीक है। इट बिकम क्लियर? ये तो समझ में आ गया। अब जैसे 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 हम नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब लोअर फाइलम से हायर फाइलम की तरफ जाते हैं, इस नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती चली जाती है? इसलिए बढ़ती है स्टूडेंट्स कि बॉडी का डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी तो बढ़नी है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी हमारे बोर्ड के पुस्तक में दी गई है, उसमें दिया गया है कि नोट द चेंज टेकिंग प्लेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन अ पर्सन गोज फ्रॉम द रेस्टिंग स्टेट इनटू द स्टेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही थर्ड क्लास स्टूडेंट की क्वेश्चन है। जब भी कोई पर्सन रेस्टिंग स्टेट से फिजिकल एक्टिविटी वाली स्टेट में जाएगा तो फिर क्या होना है? नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़नी है, बॉडी का बीएमआर बढ़ना है, और बॉडी की सेल्स की भी एक्टिविटी, एनर्जी कंजप्शन भी बढ़ना है, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटी चेंज हो जाएंगी, बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा। ओके, इट बिकम क्लियर। अब इसके बाद हमें बात करनी है न्यूरल टिश्यू के ऊपर, जो कि हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट। आई होप दैट कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आता है लेक्चर तो एक लाइक तो बनता ही है स्टूडेंट्स, तो वो कीजिए।
और थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है मेरे से लेक्चर ड्रॉ करने में, क्योंकि दुनिया भर का मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है, स्लाइड प्रिपरेशन करना पड़ता है, फिर उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।